नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। हाँ जी दोस्तों, जीएसटी के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे आप यहां पर डिटरमाइन करेंगे कि कब यहां पे सीजीएसटी या एसजीएसटी लगना है या आईजीएसटी लगना है। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। उससे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं इस तरह का कंटेंट मैं आपके सामने लेके आता रहता हूं। तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ और भी भाई बंधु को जोड़ें। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी के अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई को यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो सेक्शन 7 जो है आईजीएसटी एक्ट का इंटरस्टेट सप्लाई के लिए बोलता है, मतलब कि कब आपकी आईजीएसटी लगेगा, जब सप्लाई की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो जो प्रोविज़न है सेक्शन 10 का सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, और जो प्रोविज़न है सेक्शन 12 का सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई है तो उस केस में आईजीएसटी लगेगा। एग्जाम्पल के लिए ए किसी स्टेट बिहार के अंदर है और बी किसी भी स्टेट जैसे कि हरियाणा के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेट है और ये अगर सेल परचेज करते हैं तो उस केस में उस तरह की जो सप्लाई होगी, मतलब कि मान के चलिए ए अगर बी को सेल करता है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी होगी, और वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा होगा और वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी के अंदर हुआ तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी होगी, यानी इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। और इसी प्रकार से अगर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में ट्रांजैक्शंस होती है तो वो भी प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट होगी, इसका मतलब आईजीएसटी लगेगा। इंपोर्ट के केस के अंदर अगर इंपोर्ट किया जाता है तो उस केस में आईजीएसटी लगता है, ठीक है। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर बाहर से, ठीक है, जब तक कि वो इंडिया के कस्टम फ्रंटियर को क्रॉस नहीं करता, ठीक है, उस पॉइंट से अगर इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट होगी, या ना आईजीएसटी लगेगा। इसी प्रकार से अगर एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर एसईजेड के अंदर सप्लाई की जाती है तो उस केस में भी आईजीएसटी लगेगा। अगर यहाँ पे सप्लायर इंडिया के अंदर है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में भी आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। अगर यहाँ पे सप्लाई की जाती है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, यानी एसईजेड यूनिट को, या फिर एसईजेड यूनिट के द्वारा सप्लाई की जाती है तो उस केस में भी यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। अगर सप्लाई की जा रही है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, जो कि ना ही कोई स्टेट है और ना ही कवर है किसी भी सेक्शंस के अंदर, तो उस केस में भी आईजीएसटी लगेगा। बी वाले पॉइंट में बात करते हैं अब हम कि इंट्रा स्टेट सप्लाई कब होगी। पहले समझा आपने कि आईजीएसटी कब लगेगा, अब समझेंगे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगा। तो इसका सेक्शन 8 जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में बोलता है। सप्लाई की जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोविज़न बताया गया है सेक्शन 10 के अंदर या 12 के अंदर, उस प्रोविज़न के हिसाब से सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है अगर सेम स्टेट के अंदर होता है, सेम यूनियन टेरिटरी में होता है, तो उस केस में इंट्रा स्टेट सप्लाई के रूप में इसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इंट्रा स्टेट होगा ये INTR है, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई के रूप में ट्रीट किया जाएगा। फिर उसके बाद, ठीक है, सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में होता है तो उस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। और अब हम समझते हैं कि कब गुड्स की जो सप्लाई हो रही है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं मानी जाएगी। जब सप्लाई की जाती है कि एसईजेड यूनिट को, ठीक है, सेम स्टेट्स के अंदर सप्लाई की जा रही है, लेकिन वो एसईजेड यूनिट को सप्लाई की जा रही है और यह एसईजेड यूनिट के द्वारा सप्लाई की जा रही है, तो उस केस में वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं होगी, मतलब कि सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, उस केस में आईजीएसटी लगना है। इसी प्रकार से अगर इंपोर्ट किया जाता है तो उस केस में भी आईजीएसटी लगना है। कब सर्विस की सप्लाई जो है वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगर सप्लाई सेम स्टेट में हो रही हो लेकिन एक एसईजेड यूनिट के द्वारा हो रही हो या फिर एक एसईजेड यूनिट को हो रही है तो उस केस में भी इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं मानी जाएगी, मतलब कि सीजीएसटी एसजीएसटी उस केस में नहीं लगेगा। अगर सर्विस की भी सप्लाई एसईजेड यूनिट को हो रही हो या एसईजेड यूनिट के द्वारा हो रही हो तो उस केस में भी आईजीएसटी लगना है। सी और एस एक ही केस में लगेगा जब सेम स्टेट के अंदर सप्लाई हो या सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई हो।
चलिए समझते हैं कि कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन किया जाएगा। अलग अलग सेक्शन है इसके लिए, जैसे कि सेक्शन 10 है, 11 है, सेक्शन 12 है, सेक्शन 13 और सेक्शन 9 है। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 10 के बारे में, जो प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बोलता है। जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हो जाती है तो कैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज ए बोलता है कि अगर गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हो गई है रिसिपेंट को, तो जो लोकेशन होगी, जगह पे डिलीवर किया गया रिसिपेंट को, जहाँ पे टर्मिनेट हुआ है, वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। मतलब कि जो एड्रेस है रिसिपेंट का, वही यहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट माना जाएगा और उस केस में यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और अगर रेसिपेंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का प्लेस ही यहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट होगा और उस केस में सप्लायर की जो लोकेशन होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज ए यही बोलता है। अब हम बात लेते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज बी के बारे में। जब बिल टू शिप टू हो तो कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो दोस्तों, बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर बात करें, जहाँ पे गुड्स जो है वो डिलीवर किया जाता है रिसिपेंट को थर्ड पार्टी के डायरेक्शंस पे, ठीक है, जहाँ पे थर्ड पार्टी जो है रिसिपेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो कि थर्ड पर्सन जो है वो यहाँ पे गुड्स को रिसीव कर रहा है और प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल प्लेस होगी इस तरह के पर्सन की, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगी इस तरह के पर्सन की। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दिल्ली के अंदर है, ठीक है, बी हरियाणा में है और सी उत्तर प्रदेश में। अब ए जो है सी को माल भेज रहा है, माल यहाँ शिफ्ट कर रहा है, किसके डायरेक्शन पे, बी के डायरेक्शन पे। बी यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। ए माल भेज रहा है सी को बी के डायरेक्शन पे, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा, जो प्रिंसिपल प्लेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ जो बिजनेस है थर्ड पर्सन का, वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो बी की होगी, यानी बी मतलब कि जिस जगह यहाँ पे बी रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ए जो है बिल तो करेगा इसको, लेकिन शिप करेगा सी को। बी इसलिए इसके नाम से काटेगा, शिप इसके एड्रेस पे करेगा, जीएसटी नंबर इसका शो करेगा, इनवॉइस में एड्रेस वगैरह इसका शो करेगा, बिल टू में और शिप टू में इसका शो करेगा। क्योंकि यहाँ पे ए ने माल भेजा सी को बी के डायरेक्शन पे, क्योंकि थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे भेजा गया है, तो यहाँ पे माना जा रहा है कि थर्ड पर्सन गुड्स को रिसीव कर रहा है और यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो प्रिंसिपल प्लेस होगी इस तरह के पर्सन की, मतलब थर्ड पर्सन की, है ना। सिंपल सी भाषा में बात करें, रिसिपेंट जो है, रिसिपेंट ने बोल दिया कि माल सी को दे दो, ये सप्लायर है ए, रिसिपेंट ने बोला कि माल सी को दे दो, सी के एड्रेस पे पहुंचा दो, तो ए ने काम किया, बिल इसके नाम से काटा और माल इसको पहुंचा दिया। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज बी इसके बारे में बोलता है। चलिए समझते हैं इसको एक और एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं, ये है लोकेशन सप्लायर का और ये है लोकेशन रिसिपेंट का और ये है थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे लोकेशन जो है सप्लायर का वो दिल्ली के अंदर है, रिसिपेंट हरियाणा में है और थर्ड पर्सन पंजाब में है, ठीक है। थर्ड पर्सन वो पर्सन जिसको माल भेजा गया और बिल किसको किया गया, रिसिपेंट को। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रिसिपेंट। तो जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रिसिपेंट है वो क्या हो गया, हरियाणा हो गया। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट जिसके डायरेक्शंस पे माल को भेजा गया, यानी रिसिपेंट के डायरेक्शंस पे माल को भेजा गया थर्ड पर्सन को। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा मानी जाएगी और इस तरह की ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है और यहाँ पे IGST लगेगा। इसी प्रकार से सप्लायर की लोकेशन दिल्ली के अंदर है, रिसिपेंट की लोकेशन हरियाणा में है और थर्ड पर्सन भी हरियाणा में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा हो जाएगी और इस केस में भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, IGST लगेगा क्योंकि दिल्ली में बैठा है, हरियाणा को माल भेज रहा है। इसी प्रकार से बात करें अगले एग्जांपल में, दिल्ली में है सप्लायर, रिसिपेंट भी दिल्ली में है लेकिन थर्ड पर्सन पंजाब में है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगी वो दिल्ली हो जाएगी और ये इंट्रा, ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगी। मतलब कि CGST और SGST लगना है क्योंकि सेम स्टेट के अंदर
सप्लाई इसकी मानी जा रही है। अब बात करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। देखो जहाँ पे गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट हो ही नहीं रही है, ना ही सप्लायर के द्वारा और ना ही रिसिपेंट के द्वारा, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? उस केस में जो गुड्स की लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी डिलीवरी के टाइम पे रिसिपेंट को। ठीक है, तो जो रिसिपेंट होगा, जो भी माल खरीद रहा होगा, ठीक है, अगर गुड्स दिल्ली में पड़ा हुआ है और रिसिपेंट चाहे हरियाणा का है, ठीक है, अगर इसने उस गुड्स को खरीदा तो जो लोकेशन होगी गुड्स की वही यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो। मतलब कि मान के चलिए कि ये माल लेके भी नहीं जा रहा है, ये जो माल है वो लेके नहीं जा रहा है, यहाँ पे गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये भी डायरेक्ट आगे पार्टी को बेच रहा है या इसकी कंजप्शन हो रही है यहीं की यहीं, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो प्लेस पे होगी, जिस प्लेस पे या जिस लोकेशन पे गुड्स रखा जाएगा या रखा हुआ है। अब बात करते हैं सेक्शन 10 का सेक्शन 1 क्लोज जी के बारे में, जहाँ पे गुड्स सप्लाई की जा रही है असेंबल या इंस्टॉलेशन। तो क्या होगी इस तरह की सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई? तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे असेंबल किया गया या इंस्टॉल किया गया साइट पे, वही वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब बात करते हैं अगर गुड्स सप्लाई किया जाता है ऑन बोर्ड, ठीक है, ऑन बोर्ड अगर गुड्स को सप्लाई कर दिया जाता है तो कैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज ई इसके बारे में बोलता है। अगर गुड्स सप्लाई की जा रही है बोर्ड का मतलब हो गया शिप, जहाज पे रखा हुआ माल बेच दिया जा रहा है, कन्वेंस के अंदर है तो ही माल बेच दिया जा रहा है, जैसे कि शिप पे रखा हुआ है, एयरक्राफ्ट में रखा हुआ है, ट्रेन में है, व्हीकल्स के अंदर है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो लोकेशन होगी। तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो लोकेशन होगी जिस लोकेशन को इस तरह का गुड्स लिया गया है बोर्ड के ऊपर। मान लो कि आपने दिल्ली से अमृतसर की ट्रेन पकड़ी, ठीक है, या दिल्ली से आपने कन्याकुमारी की ट्रेन पकड़ी, बीच में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे यूपी है, हरियाणा है, जैसे कि यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, और भी बहुत सारी स्टेट्स है। तो आपने दिल्ली से पकड़ी कन्याकुमारी की ट्रेन और बीच में आपने यूपी में उस गुड्स को माल बेच दिया ट्रेन में बैठे बैठे ही, तो वो जो लोकेशन है यूपी की जहाँ पे माल बेचा गया ट्रेन के अंदर ही, वही लोकेशन यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब यहाँ पे सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 जिसके अंदर पावर दे रखी है गवर्नमेंट को कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई को नोटिफाई कर सकती है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता तो, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं सेक्शन 11 जो है IGST एक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बोलता है, जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, ठीक है। तो अगर इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में तो जो लोकेशन होगी इंपोर्टर की वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और अगर एक्सपोर्ट करा जा रहा है इंडिया से तो उस केस में जो लोकेशन है आउटसाइड इंडिया की वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इस तरह के केसेस में IGST लगता है। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से आप यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में पता लगाएंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है सर्विसेज का कैसे कैलकुलेट करेंगे सेक्शन 12 के अंदर या सेक्शन 13 के अंदर। उसको समझने के लिए चैनल के साथ जरूर बने रहें। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।